हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट अस चेंज द फ्यूचर। फ्रेंड्स, आज का ये मेरा पहला वीडियो है इंग्लिश टीचिंग मेथड्स का। हम कंटिन्यू इंग्लिश टीचिंग मेथड्स के वीडियोस कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट इसका पूरा सिलेबस करेंगे। तो आज अपना पहला टॉपिक है लिटरेसी यानी साहित्य का। लिटरेसी के दो पार्ट होते हैं। कौन सा? पहला पोइट्री यानी पद्य भाग, दूसरा प्रोज यानी गद्य भाग। पोइट्री के भी आगे दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है फिगर ऑफ स्पीच, दूसरा भाग होता है लिटरेसी फॉर्म का। फिगर ऑफ स्पीच जैसे हिंदी में होते हैं अलंकार, वही अंग्रेजी में क्या होते हैं? फिगर ऑफ स्पीच। ये फिगर ऑफ स्पीच आगे 6 भागों में बंटे होते हैं। जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं अनुप्रास अलंकार, उपमा, रूपक, उसी प्रकार से अंग्रेजी में ये 6 भागों में बंटे होते हैं। पहला भाग होता है राइम या तुकबंदी, हिंदी में बोलते हैं इसे तुकबंदी। दूसरा अलिट्रेशन यानी अनुप्रास। तीसरा एजोनेंस, इसका अर्थ भी अनुप्रास होता है लेकिन अलिट्रेशन और एजोनेंस में डिफरेंस होता है, वो जब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। चौथा होता है सिमली यानी उपमा, मेटाफर यानी रूपक अलंकार। छठा होता है पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीयकरण। अब उसके बाद में लिटरेसी फॉर्म में आते हैं एलेजी यानी शोक, उसके बाद सोनेट। ये जितने भी भाग हैं ये सारे भाग आते हैं पद्य भाग में, यानी कि अंग्रेजी की कविताएं यानी पद्य भाग। दूसरा होता है गद्य भाग। गद्य भाग में क्या आता है? ड्रामा या प्ले। दूसरा आता है शॉर्ट स्टोरी, और इसके दो ही पार्ट होते हैं। ये मानवीयकरण यहाँ गलत लिखा गया है, ये पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीयकरण यहाँ आता है, ठीक है। यानी अपन ने क्या पढ़ा? पोइट्री पद्य भाग के 2 भाग होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेसी फॉर्म। फिगर ऑफ स्पीच में आगे 6 भाग होते हैं, राइम, अलिट्रेशन, एजोनेंस, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। और लिटरेसी फॉर्म में 2 पार्ट होते हैं आगे, एलेजी और सोनेट। इसी प्रकार से प्रोज यानी गद्य भाग के भी 2 भाग होते हैं, ड्रामा यानी प्ले और शॉर्ट स्टोरी। इसके बाद देखो फ्रेंड्स, अब इनको हम लाइन टू लाइन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम राइम को। राइम क्या होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी किसी पोइम की राइम स्कीम हम निकालते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले उस पोइम की पहली पंक्ति की आखिरी शब्द का उच्चारण करते हैं। जैसे ये अपनी कोई पोइम दे रखी है, इसकी पहली पंक्ति ये है, पहली पंक्ति का जो आखिरी शब्द होता है उसका उच्चारण करते हैं। क्या शब्द है ये? डे। क्या है ये? डे। इसकी ध्वनि देखो कैसी है। फिर उसके बाद यह उच्चारण जैसा भी हो हम इसको एक नाम दे देते हैं ए, इसको एक लेटर से डिनोट कर देते हैं ए। उसके बाद दूसरी पंक्ति, ये वाली दूसरी पंक्ति, इसकी भी इसका जो भी आखिरी शब्द होता है उसका उच्चारण करते हैं। क्या है इसका आखिरी शब्द? ली। अगर ये उच्चारण पहली पंक्ति के आखिरी शब्द के उच्चारण के जैसा ही है तब तो हम इसे ए नाम दे देंगे, और इसके जैसा नहीं है तो हम इसको बी नाम दे देंगे। अब देखने पता चल रहा है ये तो है डे, इसकी ध्वनि है डे और इसकी क्या है? ली। इन दोनों की ध्वनि एक जैसी नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसको ए नाम देंगे और इसको अलग बी नाम दे देंगे। ऐसे ही आगे की पंक्तियां देखते हैं। जैसे तीसरी पंक्ति है, इसका आखिरी शब्द वे, इसकी पंक्ति का आखिरी जो शब्द है इसका मेल पहली पंक्ति की ध्वनि से हो रहा है, इसलिए हम इसको नाम दे देंगे ए। इसको नाम देंगे हम ए। अगर इसका उच्चारण किसी भी पंक्ति के जैसा नहीं होता तो हम इसको नाम दे देते हैं सी, लेकिन इसका उच्चारण पहली पंक्ति के जैसे हो रहा है इसलिए हम इसको नाम दे देंगे ए। अब चौथी पंक्ति देखो, चौथी पंक्ति का अंतिम जो शब्द है इसका उच्चारण मी, जो कि दूसरी पंक्ति ली के जैसा है,
इसलिए हम इस पंक्ति का नाम क्या दे देंगे, बी। ठीक है, अब इन चारों को देखने पर हमारी राइम स्कीम निकली है, यानी इन चारों की राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके रीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस कविता की राइम स्कीम क्या होगी। ठीक है, अब इस पे देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं रीट में। द राइम स्कीम ऑफ दीज लाइन्स, कैसी है राइम स्कीम इसकी, ए बी। या फिर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, द फर्स्ट लाइन राइम्ड विद, यानी जो पहली लाइन है उसके आखिरी शब्द की जो ध्वनि थी वैसी ध्वनि और कौन सी लाइन की आ रही है, तो वो थी तीसरी लाइन की। देखिए यहाँ पे पहली लाइन में क्या था, डे, और तीसरी लाइन में क्या था, वे, यानी पहली और तीसरी पंक्ति की क्या है, राइम स्कीम आपस में मिल रही है। ठीक है, इसके बाद चलो अपन एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये देखें, पहली क्या है, वुच वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, लास्ट शब्द क्या है, आई नो। इसका लास्ट शब्द दो, नो, दो, इसलिए पहली को नाम भी हम दे देंगे, पहली को हमने नाम दिया ए, ऐसे ही दूसरी को हमने भी नाम दिया ए, क्योंकि इनकी ध्वनि क्या है, एक जैसी है। तीसरी पंक्ति में क्या है, हियर, जो कि जिसकी ध्वनि नो और दो के जैसी नहीं है, इसलिए तीसरी पंक्ति को हमने नाम दे दिया बी। और चौथी पंक्ति का अंतिम शब्द क्या है, स्नो, नो, दो, स्नो, इसके जैसा ही है, इसलिए हम इसको नाम क्या दे देंगे, ए। तो यानी कुल मिलाकर इस कविता की यानी इस पोइट्री की राइम स्कीम क्या आई, ए बी ए। अब इसके बाद एक और एग्जांपल्स है फ्रेंड्स, जो कि आप करके बताना और इसकी राइम स्कीम मेरे को कमेंट में लिख के बताना। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको ही करना है। उसके बाद अपना दूसरा एग्जांपल, दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है अलिट्रेशन, यानी अनुप्रास। अब ये जो अलिट्रेशन अनुप्रास है, इसकी डेफिनेशन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अलिट्रेशन है, अगर किसी भी व्यंजन की यानी कॉन्सोनेंट की व्यंजन की ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है, किसकी, व्यंजन की ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है, तब हम क्या कहेंगे कि वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, अलिट्रेशन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, अलिट्रेशन। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए इसके, ये रे, अब देखिए एग्जाम्पल्स में क्या दे रखे हैं, द फार्स ब्रिज ब्लू, इसमें ब्रिज ब्लू यानी बी अल्फाबेट की क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है, यानी किसी भी कोई भी व्यंजन, यानी बी एक व्यंजन है जिसकी ध्वनि की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आएगा, अलिट्रेशन। दूसरा एग्जाम्पल्स देखिए, द वाइल फोम फ्लू, यानी कौन से कॉन्सोनेंट की, कौन से व्यंजन की ध्वनि बार बार आ रही है, एफ की, इसकी आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, व्यंजन की ध्वनि की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया, अलिट्रेशन। एक और एग्जाम्पल देखिए, द फुरो फ्लोड फ्री, इसमें एफ की यानी कॉन्सोनेंट एफ की जो साउंड है उसका रिपीटेशन हो रहा है, यानी व्यंजन एफ की ध्वनि की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, अलिट्रेशन। ठीक है, इसके बाद आई होप आपको ये राइम स्कीम और अलिट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपना तीसरा फिगर ऑफ स्पीच देखिए, तीसरा फिगर ऑफ स्पीच है अपना एजोनेंस। कौन सा है, एजोनेंस। अर्थ तो इसका भी अनुप्रास है, लेकिन एजोनेंस और एलिट्रेशन में फ़र्क क्या होता है, एलिट्रेशन में तो व्यंजन की ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है और एजोनेंस में क्या होता है, एजोनेंस में स्वर की ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है। इन दोनों में बस इतना ही फर्क होता है। क्या होता है इसमें, अलिट्रेशन में व्यंजन की ध्वनि की पुनरावृत्ति और एजोनेंस में स्वर की ध्वनि की पुनरावृत्ति। अब एजोनेंस के एग्जाम्पल्स देखिए, एन
एशिया, इन एशिया एंड एन अफ्रीका। देखो इसमें सिर्फ ए की पुनरावृत्ति हो रही है। किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? ए। और ए क्या है? वोवल है या कॉन्सोनेंट है? वोवल है ना। तो यहाँ पे यानी ये ए क्या है? स्वर है। स्वर की ध्वनि की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एजोनेंस। इसके बाद का एग्जाम्पल देखिए, एलोन, एलोन, ऑल, ऑल, एलोन। कौन से वोवल की रिपीटेशन हो रही है? ए की। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया? एजोनेंस। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? एजोनेंस। या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एन एजोनेंस इज, एजोनेंस क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड। या फिर उल्टा क्वेश्चन पूछ ले आपसे, रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड क्या कहलाता है? एन एजोनेंस। अदर एग्जाम्पल्स देखिए, मीक, सीक, पीक, डबल ई ए। यानी यहाँ पे अपन को ये नहीं देखना कि यहाँ डबल ई था, यहाँ पे ई और ए है, ये नहीं देखना। अपन को इनकी साउंड देखनी है। बड़ी ई की मात्रा आ रही है, मीक, सीक, पीक, बड़ी ई की मात्रा की ध्वनि इसमें आ रही है, तो यानी इसमें क्या हो गया? एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हो गया। इसी प्रकार से लास्ट एग्जाम्पल्स में ये टी, ली, मी, पी, ये सारे हैं, इनमें भी ई, लास्ट में बड़ी ई की ध्वनि आ रही है, इसलिए इसमें भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? एजोनेंस। अब इनमें देखिए फ्रेंड्स, अपन ने ये पहला एग्जाम्पल्स पढ़ा था, इसमें ए स्टार्टिंग में आ रहा था, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट एजोनेंस। इसके बाद दूसरे में मीक, सीक, पीक पढ़ा था, इसमें ये सारे ये जो वोवल्स आ रही थी ये बीच में आ रही थी, इसलिए इनको मीडियम एजोनेंस बोला। और जो तीसरा एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल्स पढ़ा था टी वाला, तो इसमें ये जो साउंड है ये लास्ट में आ रही थी, इसलिए इसको बोलते हैं लास्ट एजोनेंस। आई होप फ्रेंड्स आपको ये 3 फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इनमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है या कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप मेरे को कमेंट में करके पूछ सकते हैं। बाकी का आपको आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।